देवगिरी के यादव वंश का परिचय देवगिरी के यादव, जिन्हें सेवना यादव वंश भी कहा जाता है, लगभग 850 ईस्वी से 1334 ईस्वी तक दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित रहे। अपने उत्कर्ष काल में उनका साम्राज्य नर्मदा नदी से तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। देवगिरी किले का इतिहास। देवगिरी किले का इतिहास देवगिरी किला, जिसे आज दौलताबाद किला के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व नाम औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे मजबूत, अभेद्य और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किलों में से एक माना जाता है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था और समृद्ध इतिहास के कारण यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। देवगिरी के यादव वंश का परिचय देवगिरी के यादव, जिन्हें सेवना यादव वंश भी कहा जाता है, लगभग 850 ईस्वी से 1334 ईस्वी तक दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित रहे। अपने उत्कर्ष काल में उनका साम्राज्य नर्मदा नदी से तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। यादव वंश स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय वंश का उत्तराधिकारी मानता था। प्रारंभ में उनकी राजधानी सिन्नर, जिला नासिक थी, जिसे बाद में देवगिरी स्थानांतरित किया गया। देवगिरी किले का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में यादव वंश के शक्तिशाली राजा भिल्लम पंचम, भिल्लम पांच ने देवगिरी किले का निर्माण कराया और इसे अपनी राजधानी बनाया। किले का निर्माण लगभग 200 मीटर ऊंची शंकु आकार की पहाड़ी पर किया गया, जिससे यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो गया। उस समय देवगिरी व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। यादव वंश का स्वर्णकाल भिल्लम पंचम के बाद जैतुगी, सिंघन द्वितीय, कृष्ण, महादेव, अम्मन और रामचंद्र यादव जैसे शासकों ने राज्य का विस्तार किया। विशेष रूप से सिंघन द्वितीय 1200 से 1247 ईस्वी को यादव वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासनकाल में राज्य ने सबसे अधिक समृद्धि और विस्तार प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1296 ईस्वी। 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय यहां राजा रामचंद्र यादव शासन कर रहे थे। युद्ध के बाद रामचंद्र यादव को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उन्हें दिल्ली सल्तनत को कर, ट्रिब्यूट देना पड़ा। इसके साथ ही देवगिरी पर यादवों की शक्ति कमजोर होने लगी। यादव साम्राज्य का अंत 1318 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी काल में 1318 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत ने देवगिरी पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया और यादव वंश का शासन समाप्त हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक और दौलताबाद 1327 ईस्वी। 1327 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और इसका नाम दौलताबाद रखा। उसने हजारों परिवारों को दिल्ली से दौलताबाद बसने का आदेश दिया, लेकिन पानी की कमी, लंबी दूरी और अन्य कठिनाइयों के कारण यह योजना असफल रही। कुछ वर्षों बाद राजधानी पुनः दिल्ली वापस ले जानी पड़ी। बाद के शासक इसके बाद देवगिरी किला विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा। बहमनी सल्तनत, अहमदनगर की निजामशाही, मुगल साम्राज्य, हैदराबाद के निजाम, इन सभी शासकों ने समय समय पर किले की सुरक्षा और निर्माण में अनेक परिवर्तन किए। देवगिरी किले की अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था। देवगिरी किला अपनी अभेद्य रक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं ऊंची शंकु आकार की पहाड़ी पर निर्माण, गहरी खाई, मोअट, घुमावदार प्रवेश मार्ग, विशाल और मजबूत प्राचीर, लोहे के नुकीले दरवाजे, अंधेरी भूल भुलैया, अंधेरी, गुप्त सुरंगें, तोपों और सैनिकों के लिए विशेष बुर्ज पानी की उत्कृष्ट व्यवस्था। इन्हीं कारणों से इसे भारत के सबसे सुरक्षित किलों में गिना जाता है। 9. वर्तमान महत्व। आज देवगिरी, दौलताबाद किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण IASI द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। हर वर्ष हजारों देशी विदेशी पर्यटक इसकी भव्यता और इतिहास को देखने आते हैं। यह किला मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला, सैन्य रणनीति और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। देवगिरी किला केवल पत्थरों से बना एक दुर्ग नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास,
यादव वंश की समृद्ध विरासत, अद्भुत स्थापत्य कला और वीरता का जीवंत प्रतीक है। इसकी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, ऐतिहासिक घटनाएं और सांस्कृतिक महत्व इसे भारत के सबसे महान किलों में विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूक खान था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक, जौना या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण अपने द्वारा किए गए अभियानों में लगातार असफल होता गया, जिस कारण ये प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गया। सिंहासन पर बैठने के बाद तुगलक ने अमीरों एवं सरदारों को विभिन्न उपाधियां एवं पद प्रदान किया। उसने तातार खां को बहराम खां की उपाधि, मलिक कबूल को इमाद उल मुल्क की उपाधि एवं वजीर ए मुमालिक का पद दिया था, पर कालांतर में उसे खाने जहां की उपाधि के साथ गुजरात का हाकिम बनाया गया। उसने मलिक अरुयाज को ख्वाजा जहान की उपाधि के साथ शहनाह ए इमारत का पद, मौलाना गयासुद्दीन को सुल्तान का अध्यापक, कुतुल्लुक खां की उपाधि के साथ वकील ए दर की पदवी, अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नायब पारबक का पद प्रदान किया था। तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारणों पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना, दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि ऐसे कारण थे जिनके कारण सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने की बात सोची। मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्णतः असफल रही और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला।